हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आपकी प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क में है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके रीजन क्या होते हैं, कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी प्रेगनेंसी सही चले। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहले से हो, किसी भी ट्राइमेस्टर में जाके कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चली जा सकती है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे जब मेरा प्लेसेंटा लो आ गया था तब डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये प्लेसेंटा सही नहीं हुआ तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में चली जाएगी। अब ये हाई रिस्क का मतलब क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं हाई रिस्क क्यों कहते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको या फिर आपके बेबी को किसी भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खतरा होता है तो डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। आजकल ये हॉस्पिटल्स में बहुत ही कॉमन है। आप जाएंगे, जब आप इतने अपने साथ में देखते हैं ना लेडीज को, तो आपके इर्द गिर्द जो है ना कहीं एक दो प्रेगनेंसीज आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो जाती है। जैसे मैंने बताया, मेरे साथ भी ये हो चुका है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मतलब क्यों होती है, क्या फैक्टर्स हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आता है कि मदर की हेल्थ कैसी है, सेकंड में देखा जाता है प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, और थर्ड में देखा जाता है मदर्स के फैक्टर्स। अब हम इन तीन पिलर्स में देख लेते हैं कि कहीं आपका कोई सिम्टम स्मैश तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मदर की हेल्थ के बारे में। सो मदर की हेल्थ में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ब्लड प्रेशर। जब भी आप चाहते हैं ना अपनी प्रेगनेंसी के जब भी आप किसी भी डॉक्टर विजिट पे जाएंगे, मस्ट श्योर आपका बीपी वेट जरूर मेजर होना चाहिए। क्योंकि लास्ट तक आते आते ना क्या हुआ था कि मेरा भी बीपी बहुत ज्यादा हाई होने लग गया था। मतलब एक आपका हाई रेंज होती है बीपी की, एक लो रेंज होती है। तो लो रेंज मेरी जो थी वो हाई रेंज में पहुंच रही थी। सो लास्ट तक आते आते मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो गया था कि मुझे नमक तक के लिए मना कर दिया गया था। सो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस करना है। बैलेंस तो देखिए हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो मस्ट श्योर आप जिस भी विजिट में डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसमें आपका बीपी और वेट जरूर चेक हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा फैक्टर आता है हमारा कि डायबिटीज। अब डायबिटीज कोई जरूरी नहीं कि जिन लेडीज को पहले से है उनको ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं। क्या होता है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हार्मोन इतने ज्यादा इंबैलेंस होते हैं ना कि आपके सेकंड लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर आपका खत्म हो रहा होगा और थर्ड ट्राइमेस्टर आपका शुरू हो रहा होगा, उस टाइम पे एक ना जेस्टेशनल डायबिटीज आपने सुना होगा। तो ये भी हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस से हो जाता है। इस दौरान आपको मीठा खाने के लिए सख्त मना किया जाता है। सो नमक भी ज्यादा प्रॉब्लम देता है और ज्यादा मीठा भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको पहले से डायबिटीज या बीपी का प्रॉब्लम हो, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है। अब तीसरा मेजर कॉज आता है थायराइड। आजकल मेनली मेरे घर में मेरी मदर को भी थायराइड है, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। तो जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था ना तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं, तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने फिर मेरे से पूछा आपकी मदर को तो थायराइड नहीं है? मैंने कहा यस, मेरी मदर को भी थायराइड है। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स की हिस्ट्री और जो फादर होता है बेबी का, मतलब मेरे हस्बैंड की हिस्ट्री, मतलब उनके फादर्स में किसको डायबिटीज है, किसको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है और आपको नहीं है तो मे बी वो जेनेटिकली भी बच्चे में आ जाता है। सो थायराइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट थायराइड में क्या होता है, अगर आपकी थायराइड एक स्टेबल कंडीशन में, मतलब आप सेम एमजी की मेडिसिन ले रहे हो ना और आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो फिर आपको 20 to 30% जो है वो थायराइड की डोज बढ़ा देते हैं ताकि बेबी में थायराइड के कोई भी सिम्टम्स ना जाए। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, थायराइड की वजह से क्या होता है ना कि बेबी का जो माइंड बन रहा होता है ना उस पे इम्पैक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। सो इसलिए थायराइड में भी आपको बहुत ज्यादा क्योर करने की जरूरत है। और आजकल मुझे लगता है 80% लेडीज में थायराइड की देखी जाती है। बहुत थायराइड बहुत टाइप का होता है, तो हमारा TSH जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में ना जाए। अब ये बैलेंस करने के मैं आगे तरीके भी बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं कि किन किन वजह से ये सब हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब है, डॉक्टर आपको बोलते हैं ना, आपका जिनका भी बेबी हुआ होगा कि आपको बेबी को 2 साल तक चीनी और नमक नहीं देना, वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजकल मोटापे के इतने ज्यादा लक्षण हो गए ना कि बेबीज हो गए या फिर बड़े भी हो गए, हम जंक फूड इतना खाने लग गए। ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शंस भी इतने सारे होते हैं, तो जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। बट इसलिए डॉक्टर मना कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप 2 साल तक तो बच्चे को मत दो ताकि वो बड़े होके, क्योंकि उसका अभी डेवलप सिस्टम बन रहा है, तो उस टाइम पे हमें नमक और चीनी नहीं देनी होती। तो सेम हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे भी करना होता है। उस टाइम तो ऑब्वियसली आपका छोटा सा बेबी बन रहा होता है, तो
मोटापा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बहुत रेयरली होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। इनफैक्ट ओबेसिटी प्लस में अंडर वेट अगर हो आप हो तो, वेट ये नहीं कि आप मोटे हो तभी जाएगा, अगर आप अंडर वेट हो तब भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में चली जाती है। तो ये 4-5 मेजर पॉइंट हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को पहले से चेक करा लें, तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी और स्टेबल चलेगी, बेबी भी हेल्दी होगा। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे कि उसमें क्या हो सकता है। अगर आपकी डबल या फिर ट्रिपल प्रेगनेंसी है तो भी हाई रिस्क में जाती है, क्योंकि डबल बेबीज का ऑब्वियसली मतलब ख्याल रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चा, जनरली ऐसा देखा गया है कि एक बच्चा क्या होता है, हेल्दी होता है और एक उससे कम हेल्दी होता है, तो उसमें भी हाई रिस्क में आपकी प्रेगनेंसी चली जाती है। दूसरा फैक्टर आता है प्लेजेंटा का, जो मेरे साथ हुआ था। सो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा प्लेजेंटा लो आ गया था। मेरे आई थिंक 3rd मंथ में मेरा लो आ गया था, जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मैंने कैसे उसको घर पे ही ठीक करा था। तो अगर वो प्लेजेंटा मेरा 2nd ट्रिमेस्टर में भी जाते जाते, मतलब 3rd के लगते हुए 7th-8th मंथ तक अगर प्लेजेंटा नीचे रहता तो मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में ऑटोमेटिकली चली जाती। क्योंकि क्या होता है ना, नीचे होता है तो वहाँ से बहुत सारा फ्लूइड, प्लेजेंटा प्रीविया आपने एक वर्ड सुना होगा, वो सारी चीज़ें कंडीशंस हो जाती है, तो प्लेजेंटा का भी बहुत ध्यान रखना होता है। प्लेजेंटा से लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी। तो मैं अपना एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे कि मेरा प्लेजेंटा 3rd मंथ से 4 मंथ तक 2 महीने, मतलब 3rd मंथ और 4th मंथ में मेरा प्लेजेंटा लो था, उसके बाद मेरा प्लेजेंटा ऊपर आ गया था एंड आई हैव ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। सो आप लोग अपना देख लेना कि किस ट्राइमेस्टर में आपका क्या चल रहा है। सबको एक्साइटमेंट रहती है ना, इसलिए मैं बीच बीच में ये बता दे रही हूँ आपको। और थर्ड पॉइंट आता है इसी में प्रेगनेंसी रिलेटेड में, अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस, प्री टर्म लेबर जिसको कहते हैं, जिसमें बच्चा अंडरवेट होता है और उसको एनआईसीयू में रखने की जरूरत हो जाती है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में चली जाती है। और हाई रिस्क एक और, अगर आपकी 2nd प्रेगनेंसी है ना, और आपका जैसे मेरा फर्स्ट बेबी जो है वो सी सेक्शन से हुआ है, इन फ्यूचर अगर वी विल प्लान तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर आपका सी सेक्शन हुआ होता है। इनफैक्ट अगर आपका बीच में कोई मिसकैरेज हो जाता है तो भी आपको डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि हमारा सी सेक्शन हुआ था, उस टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारी ये सारे सिम्टम्स थे, मेरा लास्ट में आपके बीपी हाई हो गया था, ये सारे आपको सिम्टम्स 2nd प्रेगनेंसी में बताने होते हैं, ताकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं ना, हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो बॉडी ऑलरेडी उसी टाइम फिर से जनरेट करने लगती है हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब आते हैं मदर के फैक्टर्स पे। मदर्स के फैक्टर क्या, आजकल आपने देखा होगा कि सबको बोला जाता है 30-35 से पहले कंसीव कर लो, उसके बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये क्या प्रॉब्लम है 35 के बाद? तो 35 के बाद क्या होता है कि आपकी एज में जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब बेबी के जो अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि अब नॉर्मलिटीज हो जाती है बेबी में, ट्राइसोमी हो जाती है बेबी में, उन सब का खतरा इनफैक्ट 50 to 55% बढ़ जाता है आफ्टर एज ऑफ 35। लेडीज में 35 है और जेंट्स में आई थिंक ये 40 है। तो इस टाइप का मतलब गैप दिया गया है दोनों की एज में कि अगर इतना है तो आपकी जो बेबी है उसमें एबनॉर्मलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं बेबी को, इसलिए कहा जाता है 35 से पहले आप कंसीव कर लें तो इट्स अ गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली आप अल्कोहल, ड्रग वगैरह तो इंडिया में बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये इम्पैक्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी। थर्ड बट नॉट द लिस्ट, आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है HIV और इन्फेक्शन वगैरह भी, मतलब आपको वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो भी हाई रिस्क में चला जाता है। क्योंकि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, आई विश कि जो भी प्रेग्नेंट है उनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जो चाहते हैं सी सेक्शन हो जाए तो इट्स फाइन, तो भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन से बचना है। HIV और ये सारे टेस्ट आपको कराने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये सारे फैक्टर होते हैं आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी कॉल्ड करने के। अब हम बात करते हैं कि कब खतरा हो सकता है, कब ये सारी चीज़ें जनरली वैसे मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल की जा सकती हैं। अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है तो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल होती है। बट ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब ये एक खतरे का साइन होता है, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको हाई BP हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, तो ये एक खतरे का साइन है। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में किसी भी फेज में कहीं पे भी ब्लीडिंग हुई है तो भी ये खतरे का साइन है। अब बेबी में क्या क्या होता है, बेबी में एक तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, अगर ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर होती है आपको तो बेबी में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, प्री टर्म लेबर हो सकता है, बेबी की ग्रोथ रुक सकती है, वो छोटा हो सकता है, मतलब हाइट और वेट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है।
अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन और केयर आप कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़, अगर इनमें से आपके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनमें से कोई भी एक पॉइंट है तो आपको रेगुलर चेकअप पे रहना है। जिस भी विजिट पे जा रहे हैं, अगर आपको ये कोई सिम्टम्स भी नहीं आया तब भी आप बीपी और वेट तो पक्का चेक कराओ। कहीं भी जा रहे हो ना डॉक्टर के पास, जिस भी विजिट में जा रहे हो, डॉक्टर नहीं कह रहा ना नहीं ज़रूरत है, फिर भी करा लो यार, कुछ नहीं हो रहा। वेट और बीपी लिखने से कुछ नहीं होता। आजकल मोस्टली सब हॉस्पिटल्स में लिखते हैं, बट अगर छूट जाता है आपके नियरेस्ट जहाँ भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप खुद से भी ध्यान रख सकते हैं। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, शुगर टेस्ट ज़रूरी है, बीपी वगैरह के टेस्ट ज़रूरी हैं, सो ये टेस्ट आप करा सकते हैं। थर्ड, आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा सा जंक फूड को अवॉइड कर दीजिए। जो भी आपको चीज़ सूट कर रही है उसको लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है जो मेरे लक्षण हो वो ही आपकी प्रेगनेंसी में जाए। सो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी रखनी है। मेडिसिन भी आपको, अगर आपके बीपी की, थायराइड की कोई भी मेडिसिन बिफोर प्रेगनेंसी चल रही है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जब भी आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया, उसी टाइम आपको डॉक्टर को बता देना है कि मेरी ये मेडिसिन चल रही है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो दवाई आपको तो सूट कर रही है लेकिन आपके बेबी को सूट करेंगे नहीं करेंगे वो बहुत ज़रूरी होता है। सो आपने खुद देखा होगा कुछ मेडिसिन के ऊपर ना, कुछ मेडिसिन सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती है, बीपी और शुगर की, तो ये भी आपको डॉक्टर को बता के रखना है। सो इस तरीके से आप अपनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया हो। जो भी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सबसे बेस्ट फंडा बताती हूँ, हैप्पी रहो किसी भी फेज में हो। अगर आप खुश हो, आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, उससे बेबी और आप दोनों का मूड हेल्दी रहेगा। कुछ भी हो जाए ना, सीरियसली ये वाला जो हार्मोन होता है ना, हैप्पी हार्मोन जिसको बोलती हूँ मैं, सब ठीक कर देता है। तो आप और आपका बेबी हेल्दी रहेगा, आप भी खुश रहोगे, बेबी की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और तब भी उसका बेबी बहुत हेल्दी है। मेरे साथ भी हुआ, मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते होते बची है, क्योंकि मेरे 2 सिम्टम्स आ गए थे, एक प्रेजेंट आ गया था और दूसरा वाला मेरा बीपी का प्रॉब्लम आ गया था लास्ट मंथ में आते आते। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपके क्या सिम्टम्स रहे थे। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।